ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर कितना नंबर प्रॉपर्टी है? थर्ड नंबर। थर्ड लिखो मेटालिक। लिखिए इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर। सब कैसे होंगे? मेटल होते हैं तो मेटालिक इन नेचर होते हैं। अरे लिखो शांति से। अरे क्या हो गया तुमको? लिखिए मेटालिक कैरेक्टर, डी ब्लॉक का एलिमेंट का नेचर कैसा होता है? मेटालिक। तो लिखिए ट्रांजिशन मेटल कहते हो ना, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटालिक इन नेचर, आर मेटालिक इन नेचर। ए सुनो, जो मेटालिक होंगे वो क्या होंगे? जनरली हार्ड होंगे। तो लिखो दे आर जनरली हार्ड। जनरली हार्ड एक्सेप्ट they are generally hard except। लिखिए जिंक एंड कैडमियम आर सॉफ्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्यों सॉफ्ट है? जिंक एंड कैडमियम आर सॉफ्ट इन नेचर, और एक मेटल ऐसा है जो कि इतना सॉफ्ट हो जाता है कि लिक्विड स्टेट में चला जाता है। कौन है वो मेटल बताइए? मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में। तो लिख लीजिए डी ब्लॉक का होते हुए भी लिक्विड स्टेट में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखिए मरकरी को किससे सिंबल देते हैं? Hg। तो लिखिए Hg एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। हाँ, Hg एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। बोलो कोई दिक्कत आया बात समझ में? Hg कैसा होता है? लिक्विड स्टेट, और इवन ये भी सॉफ्ट ही होगा। और जिंक और कैडमियम कैसा होगा? सॉफ्ट। लेकिन जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। बट क्या कारण है कि ये दोनों सॉफ्ट होते हैं? ये दोनों क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में अलग अलग साल पूछा हुआ है कि वाई जिंक एंड कैडमियम आर सॉफ्ट इन नेचर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वाई मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएगा और प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा। तो लिखिए होता क्या है, सुनिए। अगर डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है डी ब्लॉक का? आपको जहाँ तक याद होगा N-1 नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस को तो कोई लेना देना है नहीं, वो फुल्ली फिल्ड है, वरना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना शेयरिंग करेगा, किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होगा। तो नोबेल गैस को छोड़ दीजिए। नोबेल गैस के बाद कौन आता है? N-1 डी सबसेल आता है ना जी। और उसके बाद कौन सबसेल आता है? S सबसेल। कौन आता है? S। दोनों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी जो रेस्ट बचते हैं वो डी सबसेल में होते हैं ना। ठीक, अब सुनिए S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और डी में जितने बच गए वो होते हैं रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 2 5, ठीक है, 5 होते हैं। अब एक बात बताओ, देखो हमेशा याद रखना डी वाला इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा जी? 5 और करेगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है ना। तो ये देखो ये लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। शेयरिंग वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि आप कह सकते हो कि डी सबसेल पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा?
कोवेलेंट बॉन्ड। एस बनाएगा मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बनाएगा? मेटालिक बॉन्ड। तो लिखो पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड। सबको पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, ये बात पता चल गया तो मुझे एक बात बताओ कि मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन है? तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आप आंसर कर सकते हो। ऐसा किसी को आंसर पता है तो बोल सकते हो। देखिए मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है? एक मेटल दूसरे मेटल को बस टच कर रहा है, कॉपर कॉपर ऐसा टच कर रहा है ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप लाइक दिस, ऐसा। तब ना इसी में इलेक्ट्रॉन दूर रहता है जी, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों देख के बताओ जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन? कोवेलेंट। यानी कि आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है जी? कोवेलेंट बॉन्ड इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन मेटालिक बॉन्ड। बोले इसमें कोई दिक्कत? यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू मेटालिक बॉन्ड। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं ना? तो ये बात लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि इसका असर क्या पड़ता है इस पर। मतलब क्या समझे कि डी सबसेल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और एस वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे? पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड। और दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये दिख ही रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का शेयरिंग है, देखो इस तरह का शेयरिंग, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? और एक ऐसा जस्ट टच कर रहा है, तो कौन स्ट्रॉन्ग हुआ? ये। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मेटालिक बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब तीन ऐसे एलिमेंट है जो सॉफ्ट होते हैं, कौन कौन? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों क्वेश्चन आपका 2026 में और 25 में दोनों साल आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। तो सुनिए आंसर क्या लिखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा वाई, लिखो वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट इन नेचर, ये सब सॉफ्ट क्यों है नेचर में? जबकि मेटल तो हार्ड होते हैं, मेटल सब हार्ड होते हैं। आयरन हार्ड है कि नहीं है? ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए जिंक का पूछा या कैडमियम का पूछा या तीनों का पूछा, तो सबसे पहले इनका क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखिए तो जल्दी से सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो कम से कम 2 का लिख दो, जिंक और कैडमियम, है ना, या मरकरी भी लिख लो। चलो मरकरी का भी लिख लो, तीनों का लिखिए जल्दी से। चलिए तीनों का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख के दिखाइए सब लोग। ये हम लोग बहुत बार लिखे हैं तो सबका लिखना, सब लोग लिख लीजिएगा इसको। क्या की रही लड़ाई क्या कर रही है तुम? धीरे मेरा पेन लेके मम्मी को बोल रही है मेरा पेन है, बताइए हम क्या करें? लो मिल गया ना, चलो ठीक, चलो लो आप ले लो सामने ले लो। चलो हम देखिए पेंसिल से देख, इसको पेन दो रे। तो क्या हुआ तुम्हारा पेन कहाँ गया? तो लोग ले भी लेती है रे, लड़ाइयों करती है इसका। लाल वाला भी ले ली, इसका दो पेन वापस। बच्चा नर्सरी वाला हाल बना लिया लोग। चलो क्वेश्चन बना के दिखाओ जल्दी से। एकदम नए के नए किताब रखी है रे, कुछ नहीं बनाए हैं। कहाँ बनाई है दिखाओ तो जरा। डी ब्लॉक कहाँ गया? बनाई तेको को तुमको डाउट नहीं होगा? आज तक पूछी हो क्लास में के अलावा कभी, या क्लास में भी? क्लास में पूछी है? नहीं। हम कैसे समझेंगे कि तू बना रही है? 101 हम मेटलर्जी खोजने तो मेटलर्जी था ही नहीं। अरे वो बताए नहीं कि वो नहीं है। सबूत है। तो बड़ी पक्ष लेते रहती है बेटी, किसका सबूत है?
बन है। रात को फसले ये सब देखो रे, ये क्या है ये? अरे तो कब लिया, इधर ना लिए थे, कब जब करते हैं। चलो ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ी है बस। हाँ बना के लेके आएंगे हम। समझ गए। हम क्वेश्चन दिखाना चाह रहे थे, उसके लिए हम नहीं लिए थे। ए बना जी तुम लोग से। चलो ठीक है, लिखो। ए लिखे जी सब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बताओ कि कितने बनेंगे। हाँ किसका पिन मारी है, इतना रखने का भी जगह नहीं है। तो बैग में रखो ना रे, लेके भाग जाएगा कोई ऐसे। हाँ ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। अब बताइए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक। हाँ बोलो। हाँ 4-5 लाइन छोड़ दो और खुद से लिख के लाना। दिक्कत होगा तो पूछ लेना मेरे से। आंसर तो ऐसा मैंने बता दिया, बस आपको कहा लिखने के लिए। ये तो पेन है तो है रे, लिखो। अभी दिया लिख लिए तो। अच्छा अब लिख लो ना, अब लिखो। क्यों नुकसान कर रहे हो अपना और ज़्यादा? कितने? एक जवाब तो आ गया आयरन का। आप लोगों का कितना बॉन्ड आया? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए लिखिए इसको। लो अभी पाउस था जी बच्चे। तो हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल के हाई होगी मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि और एक्सेप्ट कौन? जिंक और कैडमियम मरकरी, क्योंकि ये सब सॉफ्ट होता है इसीलिए। और इनकी डेंसिटी भी ट्रांजिशन मेटल की हाई होगी। आप जानते हो आयरन बहुत डेंस होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? ऑस्मियम। और हमने बोला कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तुमको याद आ जाएगा। बताओ आयरन जो है यहाँ पे, ये कैसा एलिमेंट है जी? आयन है, न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? न्यूट्रल कैसे पहचाने? कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि चार्ज नहीं होता। अच्छी बात है। क्यों चार्ज नहीं होता है? क्योंकि स्टेबल है। स्टेबल तो नोबेल गैस भी है। स्टेबल से क्या मतलब है? स्टेबिलिटी से न्यूट्रलिटी का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, न्यूट्रल क्यों? हाँ वो तो स्टेबिलिटी के लिए आता है। न्यूट्रल क्यों है बताइए रीजन। हाँ बच्चा वाला बात है जी। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। कल ने तो बताया जी, लगता है आई प्लस आई माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये नहीं बताया है, तब रोज वो बताते वही सब पूछते हैं, वही सब नहीं बताता है बच्चे वाला बात। सुनिए, तो ये कैसा आइटम है? न्यूट्रल। सुनिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आप जानते हो 118 सभी क्या है? न्यूट्रल है। और सबका एक ही रीजन है कि सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ कल गोल्ड के बारे में नहीं बता रहे थे? गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी? गोल्ड अकेले एग्जिस्ट करता है तो 0 होगा, क्योंकि 78 प्रोटॉन, 79 प्रोटॉन, 79 इलेक्ट्रॉन। और कभी फास्फोरस पूछ दिया तब 0। अब फास्फोरस 4 को दे दिया तब भी 0। सल्फर 8 को दे दिया तो यही सब तो एग्जाम में पूछते रहता है तुमसे क्वेश्चन, खाली कंफ्यूज होते हो, है ना।
सल्फर का चेंज कब होगा? जब ये कंपाउंड में होगा। ये सब मॉलिक्यूल में गिनती होता है। कंपाउंड कैसा? H2SO4, SO3, SO2, ये सब है ना जी। इसमें कितना होगा जल्दी से बताइए ऑक्सीडेशन नंबर? ये सब हम पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, बोलिए जल्दी से। +4 होगा। अरे X-4 क्या सोच रहा है? ऑक्सीजन का 2 होता है ना जी। यहाँ पे कितना होगा? +6। चलो ये सब निकालना हम फिर से पी ब्लॉक में सीखेंगे, वहाँ जवाब देना, ठीक है। चलिए देखिए, अब वापस आइए। आयरन से आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के हम करते क्या? सुनिए, इलेक्ट्रॉन इससे निकाले, मेटल का हालांकि नेचर होता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकाले। इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ये किसमें, इस पे चार्ज क्या आएगा? बोलिए। प्लस आएगा, +1 चार्ज, ठीक। एक बात बताओ, ये आयन बन चुका है, ये न्यूट्रल से क्या बन चुका है? आयन बन चुका है। अब बताइए, न्यूट्रल एटम से आयन बनाए तो इसमें बनाने में जो एनर्जी लगेगा ना, उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयन बनाने में जो एनर्जी लगता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयन बनता कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल करके। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोलेंगे? सिंपल सी बात कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लोग पढ़े होंगे 11th में पीरियड 12 में कि इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगता है वो क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, जीवन में कुछ भी निकालना हो, मान लो 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 12th बोर्ड निकालना है, तो उसमें एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है ना? और कोई भी एग्जाम्स आपको निकालना है तो उसमें एनर्जी लगेगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, लगेगी ना। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, पेन का ऐसे कैपे निकालना है तो वहाँ मस्कुलर एनर्जी लगती है, हाथ से लगा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही बात है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थोड़ा तो एनर्जी तो लगेगा, और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो समझ में आ गया, जैसे आयरन से एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल लिया। अब बात आएगा कि ट्रांजिशन मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हाई या लो? तो हम सिंपल सा तुमसे, अच्छा पहले तुम लोग जवाब दो, सोच के जो दिमाग में आए उससे जवाब दो, क्या होगा? कितने लोग हाई कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई, लो, दो ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। कितने लोग हाई कर रहे हैं? नहीं कोई, सब लो वाले हैं, ठीक है। अब एक बात हम तुमको सिंपल सा बताते हैं, तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते, दिक्कत ही है। ये कोई साइंस थोड़े पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। सुनिए, नॉर्मल बातचीत में हम आपको बताएं, सॉलिड लिक्विड गैस जानते हो? अब बताओ किससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है? क्योंकि सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी ना जी। अब ये सब क्या है? सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हैं? सॉलिड है ना, तो सॉलिड से एनर्जी ज़्यादा लगेगी। आया बात समझ में? तो कॉमन सेंस का भी थोड़ा यूज करो, जरूरत नहीं साइंस लगाने का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रांजिशन मेटल का क्या होगा? हाई होगा। तो लिखिए यहाँ पे, ये भी कॉमन नहीं है आजकल, क्या करोगे, दिक्कत यही है। लिखिए, ट्रांजिशन मेटल have high ionization energy. बोलो कोई दिक्कत? अब मेरा अगला सवाल, 3D सीरीज को तुम लोग जानते हो, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म? स्कैंडियम से टाइटेनियम, ठीक है, जिंक तक। अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी तुमको कहाँ से लगेगा निकालने में इलेक्ट्रॉन? हम हिंट दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो जितना, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे टफ कहाँ? फिर से वही कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं? तो नोबेल गैस कभी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जी? नहीं। आज जब उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो क्या होगा? एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है ना, वेरी वेरी हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। इसीलिए हम नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। यानी कि क्या समझ में आया? नोबेल गैस क्या है? हाईली स्टेबल। यानी कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा
उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अच्छा, स्टेबिलिटी को क्या कह सकते हो? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ में आया? अब हम तुमसे पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का पढ़े हो ना? कौन कौन बोलता नहीं है? फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। अच्छा, फुल्ली फिल्ड कैसा दिखेगा जी? ये भी लिखो ताकि तुमको आंसर दिखे। D10, ये D5, इसके अलावा जो भी है पार्शियली फिल्ड। ठीक है, अब बताइए, इतना बात पता चल गया तो आपको नहीं याद है कि D10 वाला कौन कौन है? कौन होगा? जिंक। तो जिंक का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगा इन 3D सीरीज। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि जिंक कैसा है? फुल्ली फिल्ड, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, तो नोट करके ये बात लिख लो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हाईएस्ट। हाईएस्ट किसमें जी? किसमें हाईएस्ट होगा? इन 3D सीरीज, सब सीरीज में नहीं, 3D सीरीज। 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है ना, इन 3D सीरीज। रीजन बताओ क्यों? बालक, और उधर बत्तीसी निकाल ले। अरे ये वो कॉमन सेंस लग नहीं रहा है, अदर सिंह दांत दिखा रहा है। पहले जवाब दो, क्यों? ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरा बोला कीजिए, आधा अधूरा नहीं बोलिए, तब सीखोगे। तो लिखो, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी सबसेल, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी सबसेल D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए, ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े? मेटालिक कैरेक्टर। भाई सारे ट्रांजिशन मेटल ही हैं, और मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आप बताइए कि मेटल अगर हार्ड होते हैं तो बताइए कि कुछ मेटल सॉफ्ट नेचर के हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ मेटल कौन? जो नॉन ट्रांजिशन है। कौन? जिंक, कैडमियम और मरकरी तो लिक्विड में चला गया। तो पहले 2 सवाल का जवाब दीजिए। पहला सवाल जो यहाँ दिया भी गया, आपके 2026 में पूछा भी गया कि बताइए जिंक और कैडमियम सॉफ्ट इन नेचर क्यों है भाई? हाँ, क्योंकि जिंक कैसा है? D10 वाला है। D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण उसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, केवल कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड। सेम कंडीशन कैडमियम का भी है। मरकरी में एक कंडीशन और जुड़ जाता है, क्या? कि उसका जेड इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों कम होता है? लार्जर इन साइज। अब अगर चूंकि ये सब सॉलिड हैं तो इन सब की डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? एक्सेप्ट कौन? किसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी? जिंक, कैडमियम और मरकरी की। ठीक है, और लास्ट एक और पढ़े, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होगी? जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा D10 वाला। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन बताइए 2026 में ये जो पूछा है। देखो पहला क्वेश्चन जो तुम जवाब दे सकते हो, वाई डू द ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। पिछले क्लास में बताया ना, डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों शो करते हैं? क्या रीज़न है? बोलिए, जिसको पता है बोल सकते हो। आपकी क्लास है ना, तो आप बोलिए। आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? हाँ सुनो, उसके बाद बोले ना। हाँ, तो बोलिए कि इट कैन यूज, ट्रांजिशन मेटल कैन यूज बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ S सबसेल एंड D सबसेल।
बिकॉज ऑफ सेम एनर्जी लेवल। इतना लिखिएगा, लिखिएगा ना, तब 2 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल सुनिए, ये थर्ड का है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, जब तुम लोग ये मत करना कि पता नहीं है कि नहीं, ठीक है। सुनिए, आपको 2 एलिमेंट बोला है, मैग्नीज 2+ और टाइटेनियम 2+। बोला है कि बताओ इन दोनों में विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर, कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा? चलो बनाओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे ज़्यादा, कितने हैं पहले ही बताओ? 5 हैं, चलो ठीक है, हम लिखते हैं। इसका 25 होता है जी, 4s2 3d5। अच्छा s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 0 आएगा, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ना डिसाइड होती है पैरामैग्नेटिक का। इसमें अनपेयर्ड कितना है? 4s2 3d2 22 है। ए ध्यान दो इधर, और 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। क्या हटा दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 नहीं आ जाएगा? आया समझ में? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2। कितना आएगा? 2। अगर 2 आया तो बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आया तो बताइए ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ। तो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, इसका कम होगा। बोलो कोई दिक्कत? चलो ये होमवर्क लिख लो, ये कल बना के लाना सब। कल नहीं, मंडे को। कल क्लास होगा भी तो मंडे को ही होमवर्क हम चेक करेंगे, ठीक है? आपको टाइम दे दिया गया है, मंडे को ये होमवर्क बना के लाइएगा।